नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। कोऑपरेटिव सोसाइटीज के एक्ट के बारे में, बायलॉज के बारे में, रूल्स के बारे में हम डिस्कस करते रहते हैं। तो आज हमारे पास में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। शायद किसी ने ये पूछा हुआ था कि अगर पूरी की पूरी मैनेजिंग कमेटी को ही रेजिग्नेशन करना है, रिजाइन करना है उनको अपने ऑफिस बेरर के पोस्ट में, ऑफिसर के पोस्ट से, तो फिर क्या तरीका है और उसके बाद क्या रिपरकशंस हो सकते हैं। तो ये आज हम जानने की कोशिश करेंगे। आप में से ही किसी के ये सवाल थे, तो इसीलिए आज हमारा टॉपिक है कि रेजिग्नेशन ऑफ द एंटायर कमिटी, मतलब एंटायर मैनेजिंग कमिटी ऑफ योर कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। ये अगर हम देखेंगे बायलॉज नंबर 131 में दिया गया है, इसके प्रोविजन है। तो जानते हैं यहाँ पे एंटायर कमिटी मतलब जहाँ पे सेक्रेटरी है, ट्रेजरर भी है, चेयरमैन भी है और बाकी मैनेजिंग कमिटी के मेंबर्स हैं। और इसको हम लिख रहे हैं इंटेंड्स टू रिजाइन, मतलब ऐसा त्याग पत्र देने की या रेजिग्नेशन देने की इच्छा है, मंशा है, आप चाहते हो, आपने दिया और एक्सेप्ट हो गया, वैसे नहीं है। ठीक है, इसलिए इंटेंड्स टू रिजाइन, आपकी रेजिग्नेशन करने की इच्छा है, त्याग पत्र देने की इच्छा है। रेजिग्नेशन ऑफ द कमिटी, एंटायर मैनेजिंग कमिटी, जहां पे 7 है, 13 है, 19 है, 17 है, या जितने भी आपकी मैनेजिंग कमिटी के मेंबर्स है, डिपेंडिंग अपॉन दी नंबर ऑफ मेंबर्स इन योर सोसाइटी। ठीक है, ये तो हम जानते हैं किसी मैनेजिंग कमेटी एक मेंबर को अगर रेजिग्नेशन देना है तो वो मैनेजिंग कमेटी को ही एड्रेस कर देता है। सोसाइटी के चेयरमैन, सेक्रेटरी उनको एड्रेस कर देता है। कहीं पे सोसाइटी के चेयरमैन या सेक्रेटरी या ट्रेजरों को एड्रेस करना है जहाँ पे वो ऑफिसर्स हैं, तो वो एक दूसरे को रेजिग्नेशन पेश करते हैं और वहाँ पे एक्सेप्टेंस के बाद ही, हैंडिंग ओवर, टेकिंग ओवर होने के बाद ही वो प्रोसेस कंप्लीट होता है। मगर जहाँ पूरी की पूरी मैनेजिंग कमेटी ही रिजाइन करना चाहती है, तो वहां पे क्या, उसको हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। कई कई जगह पे ऐसा होता है, या तो बहुत कॉम्पिटेंट मैनेजिंग कमेटी आ जाए, लोगों का अच्छा करना चाहता है, कहीं कहीं पे ऐसी मैनेजिंग कमेटी आ जाए जिनको मलाई से मतलब हो, क्रीम से मतलब हो, और या फिर वो करने की तो कोशिश कर रहे हैं अच्छा काम, मगर ना एक्ट के बारे में मालूम है, ना बायलॉज के बारे में मालूम है, ना रूल्स के बारे में मालूम है, ना कोई नोटिफिकेशन, सर्कुलर, पॉलिसी कुछ समझ आता है उनको। तो वो तंग होके 1 साल, 2 साल, 3 साल में रिजाइन कर देना चाहते हैं, फेडअप हो जाते हैं सिस्टम से, क्योंकि उनको बारीकियां मालूम नहीं है, या ऐसा कोई मैनेजर उन्होंने हायर कर रखा है जिसको आधी या पूरी चीज मालूम नहीं है, या पौनी नॉलेज के साथ वो सोसाइटी चलाने की कोशिश कर रहा है, और उसके वैसाखी पर पूरी मैनेजिंग कमेटी खड़ी है। तो अगर आप पूरी मैनेजिंग कमेटी रिजाइन करना चाहता है, पहले तो आप एक रेजोल्यूशन पास कर लो, सारे एक साथ बैठ जाओ, मैनेजिंग कमेटी के, इंटरनल मैनेजिंग कमेटी का जो मीटिंग होता है हर महीने, वहां पे डिसाइड कर लो कि हम सबको रेजिग्नेशन देना है, कमेटी को डिसॉल्व करना पड़ेगा। रेजोल्यूशन पास करने के बाद ऐसा एक एजेंडा पॉइंट ले लो और आप स्पेशल जनरल बॉडी या जनरल बॉडी मीटिंग बुला लो, और वहां पे इस मुद्दे को ले जाओ कि पूरी की पूरी मैनेजिंग कमेटी रिजाइन करना चाहती है, और इंडिविजुअल मैनेजिंग कमेटी के मेंबर्स अपने रेजिग्नेशन सबमिट करें। ठीक है, और एड्रेस करें, ये जनरल बॉडी पे मैटर को लिया जाएगा। इट शैल बी प्लेस्ड, मतलब लेना ही है, आपके पास ऑप्शनल नहीं है कि आप ले सकते हो या आप नहीं ले सकते हो, आपको लेना ही है। कहाँ पे? जनरल बॉडी, सर्वसाधारण बैठक के सामने। पूरी सोसाइटी के अंदर कोई अगर सबसे ज्यादा एम्पावर्ड है, सबसे ज्यादा किसी के पास शक्ति है, सबसे ज्यादा किसी के पास अधिकार है, वो चेयरमैन नहीं है, सेक्रेटरी नहीं है, ट्रेजरर नहीं है, मैनेजिंग कमेटी का मेंबर नहीं है, वो सर्वसाधारण बैठक या जनरल बॉडी है। मतलब सोसाइटी के सारे मेंबर से जिन्होंने मिलकर आपका चुनाव किया है वही डिसाइड करेंगे। जब आप पूरी की पूरी कमेटी, जिनको चुन के इन लोगों ने भेजा है, वो पूरी की पूरी कमेटी ही रिजाइन करना चाहती है, तो यही लोग डिसाइड करेंगे कि आप कंटिन्यू करोगे कि आपकी रेजिग्नेशन एक्सेप्ट होने के बाद फिर से नई मैनेजिंग कमेटी आने का प्रिपरेशन शुरू कर दिया जाए, इलेक्शन की प्रिपरेशन शुरू किया जाए, और तब तक की जो अवधि बीच में रहेगी वो रजिस्ट्रार फिर तौर तरीके से डिसाइड करेगा। सच रेजिग्नेशन शैल बी इफेक्टिव। आपने रेजिग्नेशन दे दिया, और रेजिग्नेशन को जनरल बॉडी मीटिंग में लिया गया, जनरल बॉडी अभी डिसाइड करेगी, और वो तब से इफेक्टिव हो जाएगी, तब से लागू हो जाएगी फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, जिस दिन उसको एक्सेप्ट कर दिया जाए। आपने अगर 1 सितंबर को दे दिया है, ठीक है,
और जनरल बॉडी बोलिए नहीं, आप 30 सितंबर तक आप एटलीस्ट कंटिन्यू करो, ठीक है। या फिर अगर ये तो जनरल बॉडी की बात हो गई, या फिर जैसे जब तक ऑर्डर आ जाए रजिस्ट्रार का, कंसर्न रजिस्ट्रार जिस जुरिस्डिक्शन के अंदर आपकी मैनेजिंग कमेटी आती है, आपकी सोसाइटी आती है, जब तक वहां से ऑर्डर आ जाए, जब तक वहां से ऑथराइज ऑफिसर आ जाए या बोर्ड ऑफ मेंबर्स को बिठाया जाए या बोर्ड ऑफ ऑथराइज ऑफिसर्स को बिठाया जाए, तब तक आप ये कंटिन्यू करोगे, तब तक आप ये रिलीव नहीं होगे, ठीक है। सच रेजिग्नेशन मतलब जो रेजिग्नेशन इंडिविजुअल मेंबर्स ने दिया है, इंक्लूडिंग चेयरमैन, सेक्रेटरी और ट्रेजरर, तो सच रेजिग्नेशन शैल बी एक्सेप्टेड बाय द जनरल बॉडी, ठीक है। फैक्ट्स ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ द रेजिग्नेशन, जिस आपको रीजन तो देना पड़ेगा ना, ऐसे तो नहीं कि आप आ जाए कल चल दिए। इवन जहां पे सेक्रेटरी होता है, ट्रेजरर होता है, या जहां पे चेयरमैन होता है, उनके भी रेजिग्नेशन ऐसे ही एक्सेप्ट नहीं हो जाते हैं, प्रॉपर हैंडिंग और टेकिंग ओवर होने के बाद वो होता है। जबकि नॉर्मल जो मैनेजिंग कमेटी का मेंबर्स होता है, तो वो 30 दिन के बाद उसकी रेजिग्नेशन इफेक्टिव हो जाती है, वो रिलीव हो जाता है, ठीक है। या फिर 3 बार अगर मैनेजिंग कमेटी के इंटरनल मैनेजिंग कमेटी के मीटिंग्स में नहीं आया तो भी इफेक्टिव हो जाता है। मगर आपको यहाँ पे इसलिए फैक्ट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ रेजिग्नेशन आपको किसको बताना पड़ेगा, जो जनरल बॉडी के सामने जो लिखा गया है, रखा गया है, ठीक है। तो जनरल बॉडी में ये एक्सेप्ट होने के बाद इस रीजन को, किस लिए आपने रेजिग्नेशन दिया, किस डेट से इफेक्टिव हो जाएगा या हो गया, ये किसको बताया जाएगा, टू द रजिस्ट्रार बाय आउटगोइंग ऑफिसर्स। मतलब चेयरमैन या सेक्रेटरी लिख के कंसर्न रजिस्ट्रार, डेप्यूटी रजिस्ट्रार, जॉइंट रजिस्ट्रार, जो भी जहां पे असिस्टेंट रजिस्ट्रार है, उसको बताया जाएगा कि क्या रीजन की वजह से ये रेजिग्नेशन दे रहे हैं और किस डेट से ये इफेक्टिव हो जाएगा। ऐसा रेजोल्यूशन जनरल बॉडी ने पास किया है, तो ये बताना कंपलसरी है, ठीक है। देन द रजिस्ट्रार में मेक नेसेसरी अरेंजमेंट्स एज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 77A की बात वहां पे होती है, जहां पे मैनेजिंग कमेटी खत्म हो जाती है, मैनेजिंग कमेटी डिसॉल्व हो जाती है, वहां पे प्राधिकृत अधिकारी को बिठाया जाता है, जिसको पहले आप एडमिनिस्ट्रेटर या प्रशासक बोलते थे, अभी आप उसको प्राधिकृत अधिकारी बोलते हैं। तो वहां पे बोर्ड ऑफ मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी भी बिठाया जा सकता है। 3 ऐसे कोई नॉलेजेस व्यक्ति जिनको अच्छा खासा नॉलेज है, जो डिफॉल्टर ना हो, जो पुरानी मैनेजिंग कमेटी में नहीं हो, जिसको डिसॉल्व किया जा रहा है, तो ऐसे कोई 3 मेंबर्स भी बनाए जा सकते हैं बोर्ड ऑफ मेंबर्स, या बोर्ड ऑफ ऑथराइज ऑफिसर्स बनाए जा सकते हैं, या फिर कोई सिंगल ऑथराइज ऑफिसर भी बनाया जा सकता है। तो सेक्शन 77A जो पावर्स देता है कंसर्न रजिस्ट्रार को कि वहां पे प्राधिकृत अधिकारी या बाकी जो अरेंजमेंट है वो किया जा सके। तो अरेंजमेंट मतलब उसके पास में जो भी 2, 3, 4 ऑप्शन है वो एक्सरसाइज कर सकता है। जब तक वो नहीं होता है तब तक पुरानी मैनेजिंग कमेटी कंटिन्यू कर रही होगी। किस लिए? एग्जिस्टिंग मैनेजिंग कमेटी शैल कंटिन्यू विथ रूटीन फंक्शंस। मतलब रूटीन फंक्शनिंग का मतलब ये है कि जो आप इलेक्ट्रिसिटी का बिल भर रहे थे, प्रॉपर्टी टैक्स भर रहे थे, या कोई लोगों का जो नॉर्मल काम वगैरह सोसाइटी का देख रहे थे, वो सारी चीजें आपको करना है। ये नहीं कि कोई मेजर एक्सपेंडिचर करना है, फंड आपको उड़ा देना है, जाते जाते खजाना खाली करके जाना है, ये काम आपको नहीं करना है। तो रूटीन फंक्शनिंग जो है वही काम करना है। पानी, इलेक्ट्रिसिटी और इस टाइप के मेंटेनेंस का पैसा कलेक्ट करना, जमा करना, इस टाइप के काम आपको करने हैं। फंक्शनिंग ऑफ द सोसाइटी टिल ऑल्टरनेट अरेंजमेंट इज मेड बाय द रजिस्ट्रार। जब तक ऐसी कोई प्रोविजंस कि नया सोसाइटी के अंदर कोई आके ऑथराइज्ड ऑफिसर आ जाए। जनरली ऑथराइज्ड ऑफिसर 6 महीने तक वहां पे मैक्सिमम रह सकता है, और 6 महीने के अंदर जल्दी से जल्दी उसको इलेक्शन कंडक्ट करा के सारी प्रोविजंस करके, ताकि नई मैनेजिंग कमेटी आ जाए और उसको हैंडओवर करके जल्दी से जल्दी कैसे जाए, ये उसका काम है। इसका काम ये नहीं कि बैठ के वहां पे अपना पैसा बनाता रहे। तो ये प्रोविजंस है। अगर मैनेजिंग कमेटी को पूरा का पूरा जो एंटायर मैनेजिंग कमेटी को अगर रेजिग्नेशन देना है तो ये प्रोविजन है, और उसके रिपरकशंस ये हो सकते हैं। ऑथराइज्ड ऑफिसर अच्छा आ गया तो ठीक है, अगर खराब आ गया तो तिजोरी जो आपने सब
संभाल के रखा हुआ है, तो वो स्वाह भी हो सकता है, खाली भी हो सकता है, वो खत्म भी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे ही कोऑपरेटिव सोसाइटीज के एक्ट, बायलॉज एंड रूल्स के बारे में हम आगे भी डिस्कस करते रहेंगे। आप हमारे साथ में जुड़े रहिए। आप सबका बहुत सारा धन्यवाद।